मैं शेर का बेटा हूँ, रामविलास पासवान का बेटा हूँ। चुनौतियों से मैं डरता नहीं, घबराता नहीं। क्या आरजेडी के साथ गठबंधन से इसलिए परहेज है क्योंकि लालू राबड़ी शासनकाल को लेकर एक नेगेटिव परसेप्शन है? हम लोग गठबंधन करेंगे, बट हाँ, ये जो गठबंधन होगा वो ज़रूर हम लोग का एक लंबे समय तक और लंबा चलने वाला गठबंधन होगा। हर बिंदु, हर विषय पर चर्चा कर कर वो अलायंस किया जाएगा। और मैं मानता हूँ कि मध्यवर्ती चुनाव होंगे। मैं 2025 तक की भी बात नहीं कर रहा। मैं मानता हूँ कि मिड टर्म पोल होंगे। एनडीए का हिस्सा बीजेपी भी है, एनडीए का हिस्सा नीतीश कुमार भी हैं, तो चिराग पासवान कहीं भी उस फ्रेम में फिट नहीं बैठते हैं, तो विकल्प तो आरजेडी है या फिर कोई किसी तीसरे मोर्चे की? तो कोई भी ऐसा नीतिगत फैसला है ही नहीं। राम जन्मभूमि का मसला था, अयोध्या में मंदिर निर्माण की बात थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एकदम खामोशी उस पर साथ लेते। तो जब गठबंधन में ही इतना विरोधाभास हो तो ये गठबंधन अगले 2 साल 3 साल तक खींच ले, असंभव है। नमस्कार। किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी नेता की चुनौतियों का इम्तिहान या कोई भी चुनाव किसी भी राजनीतिक दल या किसी नेता के लिए बड़ी चुनौती होती है। लोक जनशक्ति पार्टी टूटी, पार्टी 2 टुकड़ों में बटी और उसके बाद चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा शुरू की। आशीर्वाद यात्रा में व्यापक जन समर्थन मिला, जो तस्वीरें हमने देखी और जो खुद चिराग पासवान का दावा रहा, उनकी पार्टी का दावा रहा। बिहार विधानसभा का उपचुनाव चिराग के लिए चुनौती बनकर आया और चुनाव के जो नतीजे हैं वो आपके सामने हैं। चिराग पासवान फेल हुए, पास हुए, ये आपको तय करना है। एक और चुनौती है चिराग पासवान के सामने, उत्तर प्रदेश का चुनाव, जिसे लड़ने का ऐलान पार्टी के द्वारा किया जा चुका है, पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान जी के द्वारा किया जा चुका है। तो अभी हम उन्हीं के साथ हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान जी साथ हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनावों पर, कुछ दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी। चिराग जी, सबसे पहले तो बहुत व्यस्त शेड्यूल है आपका और इसके बीच आपने हमको समय दिया। सवाल यही है हमारा कि एक बड़ी चुनौती के दौर से आप गुजरे, 2 सीटें बिहार की, और उसके बाद जो परिणाम आया है, आपके राजनीतिक विरोधी ये कह रहे हैं कि नहीं, आपका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। अब उत्तर प्रदेश आप जा रहे हैं जी। गठबंधन नहीं हुआ तो 403 सीटों पर आप चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं जी। कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं इस उत्तर प्रदेश के चुनाव? देखिए, अगर आप चुनौती को स्वीकार करने से जो व्यक्ति डर जाए, उसको राजनीति में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। मुझे खुशी इस बात की, और अभिषेक जी आप भी कम से कम इस बात की तो दाद मुझे देंगे कि चिराग पासवान चुनौतियों से डरता नहीं। मैंने बिहार विधानसभा का चुनाव उस वक्त अकेले लड़ा जिस वक्त मेरे पिता के निधन को कुछ घंटे हुए थे। उसके बाद जब मैं नहीं डरा, इस बार का उपचुनाव एक ऐसी परिस्थिति में मैंने लड़ा जब मेरे पार्टी के नाम को, मेरे पार्टी के सिंबल को फ्रीज कर लिया गया हो। महज चुनाव से 10 दिन पहले मुझे एक नया नाम, एक नए परिचय के साथ मुझे चुनाव के रण क्षेत्र में उतरना पड़ा। उसके बावजूद तीसरे नंबर की पार्टी के तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को रिकॉग्नाइज किया गया। एक राष्ट्रीय पार्टी से बेहतर प्रदर्शन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का रहा। तो ये अपने में दर्शाता है कि मैं चुनौतियों से तो कम से कम नहीं डरता, और जितनी चुनौतियां आती हैं उतना मैं मजबूत बनता रहता हूं। और इस बात का मैं श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी दूंगा, क्योंकि उन्होंने इतनी अपार संख्या में मेरे सामने चुनौतियां एक के बाद एक, इसके परिवार को तोड़ो, इसकी पार्टी से अलग करो, इसकी पार्टी को तोड़ दो, इसके सिंबल को छीन लो। तो जितना प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुझे तोड़कर मेरे सामने चुनौतियाँ खड़ी करते हैं, उतना ही मैं मजबूत और उतना ही मैं ताकतवर होता जाता हूँ। तो बहरहाल जहाँ चुनौतियों से मैं डरता नहीं हूँ, वहीं अगली चुनौती उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हैं। और इसमें जैसा कल भी आपसे बातचीत हो रही थी, उस वक्त मैंने इस बात को कहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी। गठबंधन को लेकर कुछ राजनीतिक दलों से, कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से भी अभी चर्चा चल रही है। अगर वो मेटेरियलाइज होती है, अगर समाजवादी पार्टी लिस्ट में सबसे ऊपर मैं अभी ओपनली अभी मैं इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा, बट हाँ, कई राजनीतिक दलों से हम लोग की चर्चा ज़रूर चल रही है।
और अगर गठबंधन होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अदरवाइज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 403 सीटों पर हर एक विधानसभा में भी चुनाव लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप जब ये कहते हैं कि कई क्षेत्रीय पार्टियों से हमारी बातचीत चल रही है, तो इसका मतलब यह भी होता है कि बीजेपी से यूपी में गठबंधन की कोई संभावना नहीं है? देखिए, अभी मैं संभावनाओं के सारे दरवाजे अभी मैंने खुले रखे हुए हैं। नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, चुनाव में अभी थोड़ा समय बाकी है, अभी सारे विकल्प हम लोग के खुले हैं। देखिए, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है मेरा विजन डॉक्यूमेंट, मेरे सिद्धांत, मेरी क्या सोच है। अगर उसको ज़रा जगह मिलती है, पिछली बार भी जब बिहार में गठबंधन टूटा तो उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि भैया 7 निश्चय पे मेरा भरोसा नहीं है। मैं चाहता था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी सरकारी एजेंडे में, गवर्नमेंट एजेंडे में उसको स्थान मिले। उसको जब पूरी तरीके से नकार दिया गया, यही कारण हुआ कि हम लोग का गठबंधन 2020 में एनडीए में हम लोग का नहीं हो पाया। बहरहाल उत्तर प्रदेश में भी हम लोग की एक सोच है, हम लोग की एक विचारधारा है। जो भी गठबंधन हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारे मुद्दों को, हमारे इश्यूज़ को प्राथमिकता देगी, उसके साथ हम लोग गठबंधन में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो जैसा मैंने कहा कि 403 सीटों पर हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपके पास ठीक है, आप अकेले चलने की राह पर हैं और अकेले चलने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास तो विकल्प था। आपको तो आरजेडी से ऑफर था, तेजस्वी यादव के साथ आपकी कई तस्वीरें और उसको लेकर लोगों ने कयास लगाया कि आपकी और तेजस्वी यादव की दोस्ती खूब गहरी हो रही है। लालू यादव ने भी हर तरह की मदद का भरोसा दिया। क्या आरजेडी के साथ गठबंधन से इसलिए परहेज है क्योंकि लालू राबड़ी शासनकाल को लेकर एक नेगेटिव परसेप्शन है? भाई देखिए, इस उपचुनाव में ईमानदारी की बात है, गठबंधन को लेकर कोई ऐसी हम लोग की चर्चा हुई भी नहीं थी। और सिर्फ 2 सीटों के लिए अभी गठबंधन करना, क्योंकि देखिए गठबंधन जब होता है तो वो एक लंबा गठबंधन होता है और उसमें बहुत सी बातों को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत होती है। बहुत से मुद्दों पर आपके इंट्रैक्शंस होने ज़रूरी हैं। जब हम लोग एनडीए का हिस्सा भी बने 2014 में, तो उस वक्त भी राउंड्स ऑफ डिस्कशन हम लोग के हुए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैंने उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के साथ कई मेरी मुलाकातें हुई, उनके सामने पार्टी के विजन एजेंडे को हम लोगों ने रखा। तो इस बार भी सिर्फ 2 सीटों के लिए गठबंधन करना कोई मायने नहीं था। जब गठबंधन होगा, जब चुनाव होंगे, और अगले चुनाव से पहले ज़रूर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गठबंधन होगा। किसके साथ होगा ये अभी बहुत अर्ली है, ना इस पे कोई चर्चा है, ना इस पे मैं कोई जानकारी साझा कर सकता हूँ। बट हम लोग गठबंधन करेंगे। बट हाँ, ये जो गठबंधन होगा वो ज़रूर हम लोग का एक लंबे समय तक और लंबा चलने वाला गठबंधन होगा। हर बिंदु, हर विषय पर चर्चा कर वो अलायंस किया जाएगा। 2 सीटों पर अलायंस करने का अभी कोई औचित्य भी नहीं था। और जब हम लोग इस वक्त क्लियर थे कि हम लोग अभी अकेले चल रहे हैं और अगले जब तक चुनाव नहीं होते, और मैं मानता हूं कि मध्यवर्ती चुनाव होंगे, मैं 2025 तक की भी बात नहीं कर रहा, मैं मानता हूं कि मिड टर्म पोल होंगे, तो उससे पहले ज़रूर गठबंधन का एक नया स्वरूप तैयार कर लिया जाएगा। तस्वीर तो बहुत साफ है ना कि अगर एनडीए का हिस्सा बीजेपी भी है, एनडीए का हिस्सा नीतीश कुमार भी हैं, तो चिराग पासवान कहीं भी उस फ्रेम में फिट नहीं बैठते हैं। तो विकल्प तो आरजेडी है या फिर कोई किसी तीसरे मोर्चे की ओर देख रहे हैं? देखिए, अभी गंगा से बहुत पानी बहेगा जब तक इस डिसीजन को लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तब तक देखते हैं क्या रहता है, नहीं रहता है। बट हाँ, इतना मैं ज़रूर क्लियर कर दूं कि मेरा गठबंधन हर उस दल के साथ होगा जो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि 2024 में या 2025 में बीजेपी और नीतीश कुमार की दोस्ती रहे ना रहे, और वैसी परिस्थिति में फिर आप तय करेंगे। आप ये नहीं मानते कि 2024 या 2025 तक नीतीश कुमार और बीजेपी साथ रहेंगे? इस दोस्ती की एक्सपायरी डेट है। भाई, कारण भी है मेरा इस बात को मानने का। जितना विरोधाभास इस गठबंधन के दोनों दलों के बीच में है, भाई पेगासस को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जांच की मांग करते हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार संसद में बयान दे देती है कि भाई इसमें कोई जांच की ज़रूरत नहीं है। जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को साथ लेकर प्रधानमंत्री से मिलने चले जाते हैं, जब उस पर केंद्र सरकार अपनी राय को स्पष्ट कर देती है। अभी सबसे बड़ा विषय सीए एनआरसी को लेकर, भाई राज्य सरकार ने उसके खिलाफ प्रस्ताव तक पारित कर रखा है। वहीं जब अगर केंद्र सरकार अब उसको लागू करना चाहेगी तो उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करेंगे? साथ देंगे, विपक्ष में जाएंगे, विरोध करेंगे, क्या करेंगे? तो कोई भी ऐसा नीतिगत फैसला है ही नहीं। राम जन्मभूमि का मसला था,
था, अयोध्या में मंदिर निर्माण की बात थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एकदम खामोशी उस पर साथ लेते हैं। तो किसी एक नीति पे तो बताएं जहां पर इन दोनों गठबंधन के बीच में आपस में तालमेल हो। अब तो भारतीय जनता पार्टी तक ने मांग कर दी कि भैया शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते थे कि नहीं बहुत बढ़िया कानून है, बढ़िया से सब चल रहा है। तो जब गठबंधन में ही इतना विरोधाभास हो तो ये गठबंधन अगले 2 साल 3 साल तक खींच ले, असंभव है। चिराग जी जल्दी जल्दी 1-2 सवाल हम आपसे पूछेंगे। आप ये कह रहे हैं कि अगले 1-2 साल तक गठबंधन खींच ले, ये दिखता भी है बिहार में। बिहार सरकार के बीजेपी कोटे से कोई मंत्री ये कह देते हैं कि चिराग जी एनडीए का हिस्सा हैं, कोई मंत्री ये कहते हैं कि नहीं चिराग पासवान, क्योंकि जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, जिन्होंने ये कहा कि चिराग जी एनडीए का हिस्सा है, नीरज कुमार बबलू, और बिहार सरकार के दूसरे मंत्री, कृषि मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने कहा कि नहीं चिराग जी ने हमको भी हराने की कोशिश की, बीजेपी को भी हराने की कोशिश की, कैसे आप कह सकते हैं कि चिराग जी एनडीए का हिस्सा है। ये ठीक है, बिहार से इस तरह के बयान आते हैं, लेकिन हमने सुना नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने ये कहा हो, बीजेपी के किसी बड़े नेता ने ये कहा हो कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं, नहीं हैं। इसको लेकर बड़ा सस्पेंस। बीजेपी से मौजूदा वक्त में आपके रिश्ते कैसे हैं? बीजेपी के नेताओं से बातचीत होती है? कितनी संभावना, जो हम समझ पाएँ आपके ज़रिए, कितनी संभावना है कि बीजेपी के साथ संबंधों में उतनी खटास नहीं आई है और गठबंधन आने वाले वक्त में बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा अगर नीतीश कुमार आपके मुताबिक अलग हुए तो? देखिए, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि मेरे व्यक्तिगत संबंध भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बहुत खूबसूरत हैं और मैं उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। उसका कारण है क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे साथ उस वक्त खड़े रहे जिस वक्त मेरे साथ कोई और नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ जब मेरे पिताजी, मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब अस्पताल में थे, उस वक्त उन्होंने दिन रात मुझसे फ़ोन पर बात कर मुझसे संपर्क साध कर ना सिर्फ मेरे नेता, मेरे पिताजी का हालचाल जाना, बल्कि डॉक्टर्स क्या क्या सुझाव दे रहे हैं, उसमें किस तरीके से मेरी मदद हो सकती है। चेन्नई से डॉक्टर्स की टीम बुलाने की बात हो, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की बात हो, तो दिन रात अगर उस वक्त कोई एक व्यक्ति मेरे साथ खड़ा रहा तो वो मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और मैं नहीं भूल सकता इन सारी बातों को। मैं बहुत नाशुक्रा होऊंगा। भाई, इंसान सुख के समय की बातें भूल जाए वो फिर भी ठीक है, पर जो व्यक्ति दुख में आपके साथ खड़ा है उस व्यक्ति को अगर आप भूल जाएं तो आपसे बड़ा नाशुक्रा और कोई नहीं हो सकता। तो मुझे वो तमाम बातें आज भी याद हैं और इसीलिए मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हर परिस्थिति में मैं उनका व्यक्तिगत तौर पर बहुत सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरा साथ उस वक्त दिया जब कोई और नहीं खड़ा था। मेरे नेता के निधन के बाद जिस तरीके से उनको सम्मान दिया गया, राष्ट्रीय सम्मान दिया गया, बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है जेपी जी के निधन के बाद कि किसी नेता को मिलिट्री ऑनर्स दिए गए हों। तो जिस तरीके से मेरे नेता की अंत्येष्टि की गई, तो इन तमाम बातों को मैं भूल जाऊं सिर्फ इसीलिए क्योंकि आज गठबंधन का स्वरूप तय नहीं है या भाजपा मेरे साथ है कि नहीं, इसलिए मैं वो घड़ी भूल जाऊं, ये मेरा चरित्र नहीं है। तो इसलिए मेरे व्यक्तिगत संबंध भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, शीर्ष नेताओं के साथ, भले वो अमित शाह जी हों, केंद्रीय गृह मंत्री, या जेपी नड्डा जी हों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबके साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं। बट यही संबंध राजनीतिक तौर पर भी दिखें ज़रूरी नहीं है। आने वाला समय, जैसा मैंने कहा, कि ये समय तय करेगा कि मौजूदा गठबंधन, एनडीए गठबंधन का स्वरूप ऐसा रहता है कि नहीं रहता है। समय के हिसाब से जो परिस्थितियां बनेंगी उस हिसाब से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना फैसला लेगी। उपचुनाव में चाचा पशुपति कुमार पारस ने भी नुकसान पहुंचाया, मेरा मतलब है वोट बैंक शिफ्ट भी हुआ। देखिए, ये तो आंकड़े ही दर्शाएंगे, क्योंकि मैंने बूथ वाइज जो रिपोर्ट मैंने मंगवाई है, कम से कम मुझे खुशी इस बात की है कि जो आधार लोक जनशक्ति पार्टी का रहा वो मजबूती से हम लोग के साथ टिका रहा। और यही कारण बना कि भाई अकेले चुनाव इतनी विपरीत परिस्थितियों में लड़ने के बावजूद तीसरे नंबर की शक्ति के तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी उभर कर आई है। और देखिए, ईमानदारी की बात है, चाचा जी जितने दावे कर लें, जितनी बातें कर लें, भाई आप गाँव में जाइए, ग्रामीणों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। वहाँ पर जाकर आप उनसे पूछिए कि आज की तारीख में लोग किसके साथ हैं या किस पर विश्वास रखते हैं। मेरे नेता के नाम को भुनाकर बार बार उनका जिक्र कर चाचा जी ज़रूर ये प्रयास करते हैं कि वो जनता के बीच अपनी एक छवि बना पाएँ, पर लोगों को भी दिखता है ना, अभी कल जब उनको इतना बड़ा राष्ट्रीय सम्मान उनको मिल रहा था, कहाँ थे वो उस वक्त? उस सम्मान समारोह में उन्होंने मौजूद रहना तक उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। क्या कारण था भैया? आप तो केंद्रीय मंत्री हैं,
जब आपके भाई जिनको आप भगवान मानते हैं, जब उनको इतना बड़ा सम्मान मिल रहा, तो क्यों आप उस वक्त मौजूद नहीं थे? क्यों आप उस समारोह से आप अनुपस्थित थे? आपको आने नहीं दिया गया या आप रहना नहीं चाह रहे थे? क्या कारण है, वो ही बेहतर बता सकते हैं। बट ये दर्शाता है कि भैया जब तक वोट बैंक की आपको ज़रूरत है, नेता को आप भगवान बोलते रहते हैं। जब ज़रूरत नहीं है, अभी कोई चुनाव नहीं है, तो आप उनको मिल रहे सम्मान में आप रहें नहीं रहें, आपको ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। एक आखिरी सवाल है चिराग जी, पिछले दिनों मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा और उस इंटरव्यू में आपकी माँ भी आपके साथ थी और जाहिर तौर पर आपने कहा भी और हम लोगों ने भी देखा है कि वो हमेशा पर्दे के पीछे रही हैं, उन्होंने परिवार को संभाला है, टीवी कैमरे के सामने वो नहीं आई हैं। लेकिन उस इंटरव्यू में उन्होंने जो कुछ भी कहा, उन्होंने कहा कि आपके लिए वो चिंतित रहती हैं और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। क्या अभी जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, पार्टी भी संभालनी है और विपरीत परिस्थितियों में संभालनी है, परिवार भी संभालना है और विपरीत परिस्थितियों में संभालना है, क्या इन वजहों से आपकी जो राजनीतिक सक्रियता है, आपकी जो राजनीतिक क्षमता है, वो भी प्रभावित हुई है? अगर कोई दुष्परिणाम सामने आए हैं, आपकी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम सामने नहीं आ पा रहे हैं, यह भी एक वजह है? जैसा मैंने कहा कि मैं शेर का बेटा हूँ, रामविलास पासवान का बेटा हूँ। चुनौतियों से मैं डरता नहीं, घबराता नहीं, बल्कि हर ऐसी विपरीत परिस्थिति मुझे और मजबूत करके गई है। और अभिषेक जी, मुझे लगता है आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर अच्छे से जानते हैं। आपको शायद मेरी बॉडी लैंग्वेज में ये बदलाव दिखा होगा कि हर विपरीत परिस्थिति ने मुझे और मजबूत बनाया है, मुझे लड़ने के लिए और ज़्यादा ताकत दी है। और मुझे इतना पता है कि मेरे नेता, मेरे पिताजी का आशीर्वाद, वो जहाँ कहीं भी है उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। वो हमेशा मुझे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे। उनके आप आखिर के दिनों के इंटरव्यूज़ देखेंगे, जिस तरीके से उन्होंने मेरे बारे में अपनी बातों को रखा, तो वो जहाँ कहीं पे भी होंगे, वो आज भी वो मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं आगे बढ़ता हुआ। तो किसी भी परिस्थिति ने मुझे तोड़ा नहीं, मुझे कमज़ोर नहीं किया, मुझे सिखाया बहुत है। अपने परायों की और ज़्यादा परख हुई है, अच्छे बुरे दिनों के साथियों की परख हुई। इसीलिए आज जब मैं प्रधानमंत्री जी का जब मैं इतना सम्मान आज भी करता हूँ इस परिस्थिति में, इसीलिए करता हूँ क्योंकि वो मेरे बुरे दिन के साथी रहे हैं। जब अपनों ने साथ मेरा छोड़ दिया, उस वक्त भी वो उस वक्त ऐसी परिस्थिति में खड़े रहे। जब अस्पताल में आज जो लोग उनको भगवान कहते हैं, वो उनको देखने तक नहीं आते थे। जैसा कि इंटरव्यू में मम्मी ने भी इस बात का जिक्र किया, जब मेरे नेता अस्पताल में थे तो वो लोग उनको देखने भी नहीं आते थे, आज उनको भगवान कहते वो लोग नहीं थक रहे, उस वक्त प्रधानमंत्री साथ में थे। तो अपने परायों की परख सिखाई, विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संभाल कर, संयम बरत कर आगे बढ़ना सिखाया। और हाँ, मुझे जैसे मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मम्मी जैसे पापा के साथ एक साय की तरह रहती थी, वही साया बनकर वो अब मेरे साथ हैं। और पापा को जैसे वो एज अ ब्रेन पीछे से गाइड करती थी, हेल्प करती थी, वही मार्गदर्शन मुझे अब उनका मिलता है। तो मेरे लिए ये एक बड़ी बात है। तो चलिए, चिराग पासवान जी थे और बहुत खुलकर बात हुई। ये पहला इंटरव्यू शायद इनके साथ रहा जब हमारी इस तरह की बातचीत हुई और इतनी लंबी बातचीत हुई। लंबा इंटरव्यू और बहुत साफगोई के साथ सवालों के जवाब देते हैं, बहुत संयमित होकर सवालों के जवाब देते हैं। अंदाज और मिजाज आपको पता है। तो जाहिर तौर पर कई सवाल हमारे जहन में थे जो हम पूछ सकते थे, हमने पूछने की कोशिश की है, उसके जवाब तलाशने की कोशिश की है। इस इंटरव्यू में इतना ही। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।